Welcome back to our channel again, Cyberbug, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के लॉस के बारे में। देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी लॉ जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई एग्जामिनेशन करने वाले हो या फिर अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये लॉ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह पे जब इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर्स भी ये लॉस के बारे में आपको पूछते हैं कि आपको पता है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ जो है वो डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लॉज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है हिपा। अब ये जो HIPP है इसको हम लोग हिपा कहते हैं। ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। देन आता है PCI DSS। ये बेसिकली फिजिकल कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, यानी ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है पेमेंट्स गेटवे पे, ठीक है, पेमेंट्स गेटवे पे या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे। देन GLBA यानी ग्राम लीच बेली एक्ट, ठीक है, ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है। NIST ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। GDPR ये बेसिकली आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ये एक्ट करता है आपके प्राइवेसी के लिए, ठीक है, ये एक्ट करता है आपके प्राइवेसी के लिए। एंड CSBD दिस इज साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस डायरेक्टिव। ओके, तो ये कुछ लॉज है जो डिफरेंट कंट्रीज के लिए है, ओके, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहला है आपका हिपा, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो बेसिकली जो हिपा है ये यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ है, ठीक है, जो बना था 1996 में। अब ये जो HIPAA है इसका स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो भी पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं PHI, पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ना कि कोई भी प्रकार का अटैक आपके सिस्टम पे होना चाहिए जिससे आपकी जो PHI है, पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर वो एक बार डिस्क्लोज हो गया तो अटैकर उसका यूज़ करके विक्टिम को इंज्योर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है वो इसलिए निकाला गया ताकि जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स है, हेल्थ प्लान्स बनाते हैं या फिर हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर चलाते हैं, तो इनके लिए ये लॉ है मेनली US फेडरल के लिए। अब ये दो मेन पार्ट्स में है, जैसे कि प्राइवेसी रूल होता है और एक सिक्योरिटी रूल होता है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेसी रूल ये कहता है कि जो भी आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पेशेंट की जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी रूल के अकॉर्डिंग सिक्योर होना चाहिए और किसी भी प्रकार का उसके अंदर लाइक टेम्पर नहीं होना चाहिए वो डेटा। मतलब जो भी डेटा है वो आपका करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका डेटा करेक्टेड नहीं है और इनएक्यूरेट है, इसका मतलब है कि अटैकर ने उसके इंफॉर्मेशन पे छेड़छाड़ की है, ठीक है। देन सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है, जब भी आप अपने इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करते हो तो हमेशा 3 चीज़ का ख्याल रखना: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं CIA ट्रायड मॉडल। अगर आपको CIA ट्रायड मॉडल नहीं पता है तो हमारे चैनल पे आके देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब सिक्योरिटी रूल्स यानी आपका एक्सेस कंट्रोल हो गया, डेटा इंक्रिप्शन हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट में, जो US फेडरल लॉ में बनाया गया था 1996 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है PCI DSS। अब ये जो PCI DSS है इसका मतलब होता है फिजिकल कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो फिजिकल कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है ये बेसिकली मेनली बनाया गया था पेमेंट्स के लिए। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, आपने बैंक से ट्रांजेक्शन किया, आपने कार्ड से किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, जैसे कि यहाँ पे देखो फोन पे है, ठीक है। अब जब भी आप फोन पे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो PCI DSS कंप्लायंट में वेरीफाइड आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि अगर PCI DSS वेरीफाइड है यानी आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, तो जितने भी डिटेल्स है वो सारे के सारे आपके
सेफ रहेंगे। ठीक है, तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है ये बेसिकली सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप जो भी ट्रांजेक्शन करो, जो भी कार्ड होल्डर का डेटा है वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल जो है वो बनाया गया था अमेरिकन एक्सप्रेस में, जो डिस्कवर हुआ था फाइनेंशियल सर्विस के लिए, जेसीबी इंटरनेशनल के लिए, मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड के लिए एंड वीजा के लिए। ठीक है, तो ये जो पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है वो फाउंड किया गया था अमेरिकन एक्सप्रेस ने और डिस्कवर किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज, जेसीबी इंटरनेशनल, मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड एंड वीजा आईएनसी। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसको प्रोसेस करती है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है, प्रोसेस किया है या फिर ट्रांसमिट किया है, तो जो कार्ड होल्डर का डेटा है मस्ट अचीव पीएसआई डीएसएस कंप्लायंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस। ठीक है, तो जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, जहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस से वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि आप डेटा ब्रीचेस से बच सको और अपना जो डेटा है कस्टमर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बचा करके रखो। ठीक है, अब पीसीआई डीएसएस जो है वो एकदम कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस और यू कैन से पेमेंट गेटवेज, राइजर पे, फोन पे, पेपैल। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो डेटा ब्रीचेस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट GLBA, ग्राम लीच बेली एक्ट। ओके, नाउ ग्राम लीच बेली एक्ट का मतलब होता है बेसिकली ये फाइनेंशियल मॉडरेशन के लिए आया था 1999 में, और ये भी यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है, तो GLBA जो है उसके अंदर 3 मेन प्रोविजंस है। पहला है आपका फाइनेंशियल प्राइवेसी रूल, सेफगार्ड रूल एंड प्री टेक्सटिंग प्रोविजंस। ओके, सो फाइनेंशियल यानी जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी सिक्योर होना चाहिए। सेफगार्ड रूल्स यानी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, ओके, जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, अटैकर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे अटैक नहीं करना चाहिए, और आपका जो भी डेटा है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, सो सेफगार्ड रूल का मतलब यही है कि आपको अपने फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर करके रखना है। ठीक है, प्री टेक्सटिंग प्रोविजंस। अब प्री टेक्सटिंग प्रोविजंस क्या है? प्री टेक्सटिंग प्रोविजंस एक प्रकार की प्रैक्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज किसी इंसान को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एज अ फॉल्स प्रिटेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अटैकर है, ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर टेक्स्ट करेगा एक विक्टिम को, ठीक है, और उसको क्या बोलेगा कि भैया तेरे ऊपर ना इनकम टैक्स के कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, वो इनकम टैक्स के चार्जेस को कंफर्म करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए तुम मुझे अपना इंफॉर्मेशन दो। अब विक्टिम क्या करेगा, विक्टिम तो हड़बड़ा जाएगा इस चीज़ के लिए और सारे के सारे इंफॉर्मेशन अटैकर को दे देगा। ठीक है, प्री टेक्सटिंग का मतलब ये है कि वो सबसे पहले उसको टेक्स्ट करता है और उसको धमकाता है कि भैया आपके इसमें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो GLBA है वो हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही अप्लाई होता है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बैंक्स, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मोर्टेज। ओके, तो ये सारी चीज़ों में वो अप्लाई होता है। प्लस हमेशा नॉन फाइनेंशियल में भी ये कभी कभी अप्लाई होता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज एंड डेबिट कलेक्टर्स। ओके, दैट GLBA जैसे मैंने कहा था, तो GLBA एनफोर्स किया गया है फेडरल ट्रेड कमीशन के इसमें, मतलब ये बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, सो फेडरल ट्रेड कमीशन और बाकी के गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनल इंस्टीट्यूशंस जो GLBA को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर GLBA प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो आपको हमेशा पेनाल्टी देनी पड़ेगी, फाइन लगेगा और आपके ऊपर बहुत सारे इंजेक्शंस लगेंगे। ठीक है, तो हमेशा GLBA को फॉलो करना है। अगर आप
यूएस में हो या जो भी कंट्री में ये लॉ अप्लाई है, ठीक है, मेनली देखा जाए तो ये यूएस के लिए है, यूएस फेडरल लॉ। तो अगर आप यूएस में हो और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमेशा ये लॉ को हमेशा आपको याद रखना है। अगर आप इंडिया से हो लेकिन आपका जो डेटा है वो अगर आप यूएस में स्टोर कर रहे हो तो फिर भी आपके ऊपर ये लॉ जो है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल लॉ होता है जिसके लिए आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सिक्योर करना पड़ता है। देन NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। सो NIST का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है ये रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पोस्चर को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और सारे सेक्टर से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अभी जो CSF है ये 5 फंक्शन में बेस्ड है। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्स एंड रिकवर। आइडेंटिफाई मतलब जो भी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है, अगर अटैकर ने आपके सिस्टम पे अटैक किया, ओके, तो जो अटैक कर रहा है वो क्या वल्नरेबिलिटी है उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिफाई। अब कैसे उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रोटेक्ट। जैसे ही आपको वो वल्नरेबिलिटीज मिलती है उसको आप किस प्रकार से बचाते हो, क्या क्या आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स इस्तेमाल करते हो उस पर्टिकुलर एसेट्स को, उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए। देन डिटेक्ट। अब डिटेक्ट बेसिकली क्या है? डिटेक्ट यानी ये सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है जिसमें आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हो, ठीक है। ये बेसिकली मॉनिटरिंग का काम, ठीक है, जिसपे आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो। जैसे कि मैं अगर SOC एनालिस्ट हूँ, अगर मैं अपने नेटवर्क को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देख लिया तो मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर रिस्पॉन्ड यानी जो भी साइबर अटैक होता है आप उसको टाइमली मैनर पे और इफेक्टिव मैनर पे कैसे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिकवर। अब रिकवर जो है थोड़ा सा अलग है, अलग इसलिए है क्योंकि अगर सपोज ये सारे इंसिडेंट में कभी भी अगर डेटा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवरी के लिए आपको एक डिजास्टर रिकवरी चाहिए जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर डेटा को वापस से रिकवर कर सको ताकि आपका जो भी बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, ठीक है। देन GDPR, ओके, बेसिकली यहाँ पे R भी लिख दिया मैंने गलती से, सो दिस इज योर GDPR, ओके। सो GDPR इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस और बेसिकली ये जो है ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में आता है, ये यूरोपियन यूनियन में आता है, ठीक है। और GDPR जो है वो बेसिकली एम करता है आपके पर्सनल डेटा पे, ठीक है। और आपका जो पर्सनल डेटा है वो हमेशा सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो रेसिडेंट्स हो, तो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस है वो हमेशा प्राइवेट और सीक्रेट होने चाहिए और सिक्योर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो लॉज है ये सिंपल एक ही चीज़ बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सनल डेटा है, ठीक है, वो हमेशा सिक्योर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशंस पे, खास कर तो यूरोपियन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो आउटसाइड मैटर करता है यूरोपियन के, तो आपको जो है वो GDPR की प्रोसेस को जारी रखना है क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली अगर आउटसाइड भी है और अगर यूरोप में भी है और यूरोप का ही एक हिस्सा अगर आउटसाइड वो मैटर करता है, ठीक है, तो भी आपको जो आपका डेटा है वो सिक्योर करके रखना है, ओके। अब पर्सनल डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पर्सनल डेटा ही लीक होता है तो अटैकर्स बहुत सारे मैलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो GDPR में कुछ चीज़ें होती है जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, कुछ कंप्लायंस होते हैं, ठीक है। दैन 24/7 प्रोटेक्शंस होते हैं, डेटा ब्रीचेस से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपके पर्सनल डेटा को, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं GDPR, ओके। Then CSBD, which is your UK Cyber Security Breaches Directive. So basically CSBD जो है ये गवर्नमेंट बैकेड है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 में और ये किया गया है सेम एज UK में, ठीक है। UK रिस्पॉन्स साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस इसको हम लोग कहते हैं। अब इसके अंदर सेम चीज़ है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमेशा सिक्योर होनी चाहिए और डेटा ब्रीचेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कोई भी डेटा ब्रीच होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा ब्रीच होता है तो हमेशा वो
नोटिफाई होना चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस को। ठीक है, जब भी अगर कोई पर्सनल डेटा यूके में अगर होल्ड पे जाता है या फिर अगर लीक होता है तो हमेशा वो नोटिफाई करना चाहिए आईसीओ को, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस को। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस है विद इन 72 आवर्स ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ देम। ठीक है, अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस होता है तो विद इन 72 आवर्स में सबको अवेयर किया जाता है ताकि वो अपना डेटा प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सके। ठीक है, तो CSPD बेसिकली नोटिफाइबल पे डिफाइन करता है। अगर कोई भी ब्रीच एक्टिविटी होती है तो सिंपल नोटिफिकेशन जाता है और वो नोटिफिकेशन से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं ताकि वो अपने डेटा के डिस्ट्रक्शन से, लॉस से, ऑल्ट्रेशन से और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से बच सके। ठीक है, तो हमेशा अगर कोई भी चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर ब्रीच हो गया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्शन, लॉस और ऑल्ट्रेशन, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, तो ये सारी चीज़ को हमेशा नोटिफाई मतलब एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है आपको आईसीओ को, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस को, ताकि ये जो डेटा है उसको 72 आवर्स में जितने भी लोग हैं उनको अवेयर किया जाए कि आपका जो डेटा है वो अभी सुरक्षित नहीं है, डेटा ब्रीच हुआ है और इस कारण से आपको कुछ काउंटर मेजर लेने हैं जिससे आप अपना डेटा जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन दैट फेल्स टू कंप्लाई विद CSPD मे बी सब्जेक्टिव फाइन्स अप टू 17.5 मिलियन और 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर सपोज CSPD को आपने कंप्लाई नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये थे कुछ आपके लॉज साइबर सिक्योरिटी के, और ये जानना इम्पॉर्टेंट है अगर कभी भी आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर होते हो, एज अ बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, ये लॉ हमेशा सबको जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में।